हाँ तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। आप लोग के लिए क्लास 10th का मोस्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन यानी कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन और लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या है सर, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 के इससे बाहर नहीं आएगा, लिख के रख लीजिए। और एक खास बात, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं आपको अपनी कसम सर 3000 सब्सक्राइब पूरने वाला है। बस आप लोग सर एक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स के इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे कीजिए कि सर हम आई एम एन स्टूडेंट्स, आई एम सब्सक्राइब अभी जस्ट, यानी कि हम अभी तुरंत आपको सब्सक्राइब किए हैं। बस आपको 3000 सब्सक्राइब पुराना है कैसे करके, ठीक है। चलिए तो आज क्लास 10th का मोस्ट चैप्टर जिसे माना जाता है फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का लघुत्तरीय प्रश्न आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में कम से कम 40 से ये अबव क्वेश्चन है जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। पूरा क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर सभी से एकदम उछाला गया है जो कि आपके सीधे सीधे बोर्ड में आएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है सर देखिए क्या है सर, देखिए पहला क्वेश्चन है कि जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रांतिक कोण और इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो सर क्रांतिक कोण किसे कहते हैं आज समझना है और ये 2 नंबर आपको फिक्स कर लेना है। यदि एग्जाम में पूछ दे तो इसको 100% जवाब दे देना है। तो लिखना है वो आपको सबसे पहले मैं छोटा कर लेता हूँ, इसके बाद आपको समझाने में अच्छा रहेगा। जब देखिए जब लाइट की यानी कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, बस इतना समझिए, इतना पहले समझिए, अपने आप आंसर बनते जाएगा। यानी कि क्या बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरणें किस माध्यम में जाएगा, तो सब जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल जाएगा। कोई सूर्य का प्रकाश है, ये भगवान मान लीजिए ये सूर्य प्रकाश है, इसकी जो प्रकाश है ना वो सबसे पहले जाएगा सघन माध्यम। पहले देखिए जो प्रकाश किरण था पहले सघन में था, अब यहाँ से कहाँ जाएगा तो सघन से जाएगा विरल। तो जब ये सघन से जाता है विरल में तो वह जानते हैं क्या होता है, तो वह अविलंब से क्या होती है, हटती है, यानी कि अविलंब से क्या हटती है, यानी कि अविलंब से हटती है, ठीक है। तो समझना है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विलंब से हटती है, अर्थात विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण, किस माध्यम में बना अपवर्तित कोण, तो विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण यानी कि R, तो सघन माध्यम में बने आपतित कोण से बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है, तो सर सघन माध्यम से बने आपतित कोण के बड़ा होता है। इसलिए यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक समकोण हो जाए, किस हो जाए, तो यदि विरल माध्यम में बना कोण तो अपवर्तित कोण क्या है, समकोण मतलब 90 डिग्री के समान हो जाए तो इसके सापेक्ष जो क्या समझे, इसके सापेक्ष जो सघन माध्यम से बना जो आपतित कोण बनेगा वो क्रांतिक कोण कहलाता है। इसको फिर से जान लीजिए एक बार शॉर्ट टाइप में कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विलंब से हटती है, अर्थात विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण सघन माध्यम में बने आपतित कोण से बड़ा होता है। यदि विरल माध्यम में बना कोण अपवर्तित कोण एक समकोण हो तो इसके सापेक्ष सघन माध्यम में बना अपवर्तित कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। उम्मीद होगा सर याद हो गया होगा, 2 नंबर का प्रश्न था, इतना लिख देना है, 2 नंबर कंफर्म मिलेगा तो मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसको याद कैसे करना है, यदि अभी याद नहीं हुआ तो सर इसका PDF लेना है और PDF आपको मैं तीर दिखा रहा हूँ, इस PDF में इस नंबर पर आपको कांटेक्ट कर लेना है। सबसे कम दामों में आपको बेहतरीन सर सेंटेंस के साथ आपको 99 रुपये में प्रोवाइड करा जा रहा है। बस आपको कोर्स को परचेज करना जिसका नाम है कि कौन बैच, तो देखिए टॉपर बैच नाम है, आपको टॉपर बैच में ज्वाइन हो जाना है मैथ 99 रुपये में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपका 1 नंबर का पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं दूसरा नंबर में, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं एग्जाम में जो पूछा गया है वही आप लोग को लाया हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है सर, तो पेरिस्कोप किसे कहते हैं, तो पेरिस्कोप किसे कहते हैं और इसका उपयोग क्या है वो इसी के आज बारे में हम लोग दूसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। तो देखिए जानिए, तो तब पेरिस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने में जो छिपा हुआ वस्तु है उसको हम देख सकते हैं। किस वस्तु को देख सकते हैं, जो अब हम अपने द्वारा छिपी हुई यानी कि प्रकाश की किरणें जो छिपी हुई रहती है उसको किसकी सहायता से देखते हैं, तो इसकी सहायता से, कौन स्कोप, तो पेरिस्कोप से, जिसके द्वारा हम अपने छिपी हुई वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको अगला सेंटेंस में लिखना है कि सर सैनिक खाइयों में छिपकर, क्या हिस्स में छिपकर, तो सर सैनिक खाइयों में छिपकर मैदानों पहाड़ों को देख सकते हैं। और जो नदी में देखिएगा, नदी जो
कोई भी देखिए जो एकदम हाजिस जो रिवर होता है देखिए उसके अंदर नाव में जाता है पनडुब्बी, तो इस बैठे हुए सैनिकों समुद्र तल का पर्यवेक्षण कर सकते हैं, यानी कि पर्यवेक्षण कर सकते हैं। किसी धुंध वाले दिन, यानी कि किसी धुंध वाले दिन अवरक्त फोटोग्राफी भी इसकी सहायता से की जा सकती है। पेरिस्कोप समतल दर्पण की सहायता से बनाए जा सकते हैं, जो प्रकाश के अपवर्तन सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है, वर्किंग करता है। उच्च कोटि के जो स्कोप है उसे किस में द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो सर हम लोग जानते हैं कि कौन, तो सर प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म के द्वारा हम लोग प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है कि 2 नंबर का भी आपको क्वेश्चंस का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। याद नहीं हुआ तो सर सीधा आपको इसी पर जाना है और उच्चम यानी कि उच्चतम सेंटेंस वाला आपको पीडीएफ लेना है, जो कि आपको ये जो लिखा हुआ है यही पीडीएफ आपको भेजा जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। और 1 साल यानी कि 8 से अभी 7 महीना बचा हुआ है, आपको इतना भर में पीडीएफ दे दूंगा कि सर आप टॉपर बनने के लायक हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक बार और इसे पढ़ लेना है, वीडियो को एक बार और देख लेना है, बस दूसरा नंबर का भी आंसर आपको समझ में आएगा। देखिए तीसरा नंबर जो प्रश्न है कि देखिए समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखें, यानी कि समतल दर्पण मिरर, ठीक है। समतल मतलब समान, यानी कि समान, ठीक है। तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। बहुत बच्चे का सर व्हाट्सएप में कमेंट आया कि सर चैप्टर 1 का और चैप्टर 2 का सर मोस्ट रिपीटेड वांटेड क्वेश्चन लाइए। तो मैंने लाने का प्रयास किया। यदि वीडियो को सर कम से कम आप लोग 50 लाइक नहीं ठेकाइएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा, इसलिए आप लोग हर संभव से इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो सर समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता, मैं हर एक क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये नहीं कि सर फटाफट पढ़ के सुना दिया, ठीक है। आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, सीधे आपके दिमाग में क्या होगा, बैठ जाएगा। तो सर समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। तो लिखना है मेरे बुआ कि सर समतल दर्पण में क्या लिखना है कि सर समतल दर्पण के सामने दूरी पर, यानी कि समतल दर्पण के सामने मतलब दूरी पर कोई वस्तु है, नहीं समझे। देखिए कोई समतल दर्पण से दूरी पर कोई वस्तु हो, उसका क्या लिखना है, उसका बिंब उतना ही क्या बनता है, बैक साइड बनता है। अरे बुआ नहीं समझे, ये क्या है, ये समतल दर्पण है, ये वस्तु है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो दर्पण जहाँ बिंब रहेगा ना उसके क्या बनेगा, बैक साइड, यानी कि पीछे, आगे नहीं बनेगा। तो सर समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार जो होता है उससे आधा होना क्या होता है, आवश्यक, नेसेसरी होता है, नहीं समझे। फिर से समझ लीजिए कि समतल दर्पण के सामने दूरी पर कोई वस्तु को उस बिंब उतना ही बनता है पीछे। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण के आकार का उसके सीधा आधा होना आवश्यक होता है, ठीक है। तो सर तीसरा नंबर का भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास भी है। चौथा नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सर अवतल दर्पण का उपयोग, अधिकतर ये क्वेश्चंस पूछा गया है सही बोर्ड के एग्जाम में। तो सर अवतल दर्पण के उपयोग क्या है, तो लिखना है अवतल दर्पण के जो निम्न उपयोग है। पहला उपयोग सर अवतल दर्पणों का प्रयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है, बिल्कुल। इनका प्रयोग वाहनों के हेडलाइट्स, लैंपों, सर्चलाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है, बिल्कुल। तीसरा क्वेश्चन जो आपका पॉइंट है बिल्कुल इंपॉर्टेंट, कि सेविंग दर्पणों या हजामती के रूप में, जो हम लोग दाढ़ी बनाते हैं ना उसी के रूप में है कि सर सेविंग दर्पण को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और चौथा तो अपने आप में एक डिमांड है कि सर दंत, जो दांत का जो चिकित्सक होता है अथवा जो डॉक्टरी लाइन में इसका परीक्षण करने के लिए क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सर आपको चौथा नंबर भी प्रश्न आपको आराम से याद हो गया, मुझे उम्मीद है, बिल्कुल विश्वास भी होता है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन जो कि सर चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है, जो कि 5वां नंबर में आया है, कोई बात नहीं, इसको याद कर लीजिए। प्रकाश का परावर्तन, मैं देखिए पहले मैं अपने भाषा में पढ़ा देता हूँ प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो फिर उसी माध्यम में मोड़ जाती है, यानी कि वो मुड़ती नहीं है, यानी कि देखिए क्या होती है, देखिए तिरछी आपतित होती है, यानी कि तिरछी आपतित होती है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, नहीं समझे, मैं समझाता हूँ सेंटेंस के भाषा में। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। अच्छा चलिए नियम पूछ रहा है ना, अच्छा नियम, चलिए आपको पता है बुआ कि सर प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं और इसके अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। तो सीधा बात आपको आंसर जान लेना चाहिए कि सर आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। यानी कि आपतित किरण आई,
अपवर्तित किनार आर और आपतन बिंदु जो होते हैं वो सर आप विलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट लिखना है कि जब एक ही रंग के प्रकाश की किरणें किन्हीं दो माध्यम में सीमा तल पर क्या होती है, तिरछी आपतित होती है, तो आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि नियतांक होता है। इस नियम को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं, यानी कि साइन आई बटा साइन आर। डेट्स क्लियर। आई होप कि सर आपको समझ में आ गया होगा। 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा, मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास भी है। ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो सर इसी नंबर के नीचे सर कांटेक्ट कर लेना, जो कि आपको तीर दिख रहा है। ठीक है, चलिए छठा नंबर प्रश्न देखिए क्या है। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी कि +1, इसका अर्थ क्या है, तो इसके अर्थ के बारे में समझना ना, तो समझिए। जब एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि सर समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बना रहता है उस वस्तु का साइज क्या होता है, दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज से क्या होता है, इक्वल यानी कि बराबर होता है। तो जो चिन्ह होता है यानी कि कौन चिन्ह, तो प्लस चिन्ह जो होता है यही प्रतिबिंब सीधा आभासी तथा आभासी होता है। ठीक है, यानी कि फिर समझ लीजिए कि सर एक समतल दर्पण द्वारा आवर्धन +1 होने का अर्थ यही है कि सर समतल दर्पण के द्वारा जो मतलब समतल दर्पण के द्वारा कोई वस्तु का जो प्रतिबिंब बना रहता है ना, उस वस्तु का साइज प्रतिबिंब द्वारा बने गए साइज क्या होता है, बराबर होता है, बस सीधा बात है। 7वां नंबर क्वेश्चन समझिएगा। देखिए याद एक बार, जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है, जो बेसिक नहीं पढ़ा है, तो उसको सर कुछ तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आप आए हो मेरे पास तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सर मैं समझा ही रहा हूँ ऐसा ही कि आपको सीधा समझा। जो ऐसा बात की सर जी, जो क्वेश्चन देखिए जैसे आपको कोई मान लीजिए देखिए छठा नंबर आपको समझ नहीं आया, ठीक है, तो नहीं आया ना, तो कोई आपको सर क्या ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस अब क्या करना है, आपके पास आप जितने भी अमीर हो, जितने भी आप गरीब हो, आपके पास 100 रुपया तो होगा। आप अपने महसूस करके देखिए कि सर मेरा मेहनत कितना अच्छा हो रहा है, मैं टाइपिंग के द्वारा, अपने सेंटेंस के द्वारा मैं टाइपिंग करवाया हूँ। आपको कोई दिक्कत ना हो, बस आपको 99 पेमेंट करना है, और पेमेंट नंबर आपको दिख रहा होगा तीर के नीचे। आपको बस इसी नंबर पर 100 रुपया भेज के आपको सर अपना पढ़ाई टॉपर तक पहुंचाने के लिए आपको देखना है। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न देखिए, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सर क्या है, उत्तल लेंस के दो उपयोग। पहले उत्तल दर्पण होता था, अवतल दर्पण होता था, लेकिन अभी उत्तल लेंस है। और लेंस क्या होता है आपको पता है, तो उत्तल लेंस के दो उपयोग क्या है, तो नेत्र से दूरदृष्टि दोष को सुधारने में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। दूरदृष्टि दोष किसके लिए, किसके निवारण होता है, यानी कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो बोलिएगा उत्तल लेंस से। यही बोल देगा निकट के यानी कि निकट दोष को, यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो इसका अपरूप अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और मैं समझा रहा हूँ इसलिए कि सर आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सर उत्तल लेंस के दो उपयोग क्या है, तो नेत्र से दूरदृष्टि को सुधारने में और छपाई के छोटे छोटे अक्षरों में पढ़ने में किया जाता है। किसके द्वारा हुआ, तो उत्तल दर्पण के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा, सॉरी। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या है और किसे कहते हैं, इसके नियमों को भी लिखना है। तो क्या लिखना है कि जब प्रकाश की किरणें नहीं समझे, जब प्रकाश की किरणें कोई सतह पर जाता है, यानी कि जब प्रकाश की किरणें कोई सतह पर क्या होता है, टकराता है, तो यह एक क्या होता है, तो एक क्या होता है हुआ, तो एक सुनिश्चित दिशा में विस्थापित होता है। अब देखिए ये थोड़ा सा लंबा आपको लेंदी हो गया ना, अब मैं समझाता हूँ अपने भाषा में, आपको याद 100% होगा। लिखना है कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराता है और फिर उसी माध्यम में लौट जाता है, तो उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। डेट्स क्लियर। मैं फिर से बार बोल देता हूँ, 2 बार बोलूँगा, याद से सुनिएगा कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराता है और फिर उसी माध्यम में लौट जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नहीं समझे, फिर से समझाता हूँ कि जब सूर्य प्रकाश की किरणें, क्या लिखना है, जब सूर्य प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराता है और फिर उसी माध्यम में लौट जाता है, तो उसी को प्रकाश क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब की तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके नियमों को लिखे, तो क्या लिखना है नियमों को,
तो लिखना है वो आपको कि सर आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण क्या होते हैं कि एक ही तल पर होते हैं। यानी कि सर आपको इतना लेंदी नहीं जाना है, बस आपको लिखना है कि आपतित किरण और क्या है सर परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। और दूसरा आपको लिखना है कि सर परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। बस 8 नंबर का इतना लिखना है, 2 नंबर मिलेगा। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है सर, दिए गए उत्तल लेंस अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका के सतहों को छुए बिना उनकी पहचान कैसे करेंगे आप। यानी कि समझ लीजिए कि कोई उत्तल लेंस है और अवतल लेंस के कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका है, ठीक है, उसको बिना छुए हुए हम पहचान कैसे करेंगे कि यह उत्तल है या अवतल है। आप बताइए, समझ पाइएगा तो नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको लिखना है कि उत्तल लेंस अवतल लेंस तथा कांच की पट्टिका को मुद्रित अक्षरों के ऊपर रखकर उठाने से यदि अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस होगा, और यदि अक्षरों का आकार क्या हो, छोटा दिखाई दे तो वह अवतल होगा, और यदि अक्षरों के आकार समान रहे तो वह कांच की वृत्ताकार पट्टी होगी। अब मैं समझाता हूँ इसमें क्या लिखा गया है। बोला गया कि यदि कोई वस्तु को हम क्या करेंगे, कोई वस्तु को हम ऊपर उठाने से यदि अक्षरों का आकार क्या हो जाए, बढ़ता हुआ दिखाई दे, यानी कोई अक्षर का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो वह क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। क्या होगा, कोई वस्तु है उसका आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे ना तो वह उत्तल होगा। यदि कोई वस्तु का आकार क्या हो, छोटा दिखाई दे, यानी कि छोटा दिखाई दे तो वह क्या होगा, तो वह अवतल होगा। समझ में आई बात को, यानी कि कोई बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो वह उत्तल होगा, कोई छोटा दिखाई दे तो वह अवतल होगा। और यदि अक्षरों का आकार समान यानी कि इक्वल यानी कि बराबर दिखाई दे तो वह कांच की वृत्ताकार पट्टी यानी कि कांच की वृत्ताकार पट्टी होगी। बात समझ में आया बिल्कुल। यानी कि बढ़ता हुआ दिखाई दे तो वह उत्तल होगा, छोटा दिखाई दे तो वह अवतल होगा, और आपको समान दिखाई दे तो क्या होगा, ये कांच की वृत्ताकार पट्टी की होगी। तो 9वां नंबर क्वेश्चन से एक बार आपको पढ़ लेना है, मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। बस आपको सर पीडीएफ लेना है तो सर इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। सबसे कम दामों में यानी कि चीपेस्ट दाम के लिए नहीं हुआ, सिर्फ मेहनत के लिए। और देख लीजिए अपना स्पार्की एजुकेशन का पीडीएफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें वाहनों में उत्तल दर्पण को क्या है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को क्या करते हैं, पश्च दृश्य देखने में परिवर्तित क्यों देते हैं। यानी कि आप जानते हैं उत्तल दर्पण का हम लोग को इसके द्वारा करते हैं। तो देखिए देखिएगा हम लोग देखिए बैक साइड यानी कि मोटरसाइकिल का देख लीजिए, मोटरसाइकिल का जो है ना होता है ना, देखिएगा एक तरफ क्या होता है, रंगा हुआ होता है, दूसरी तरफ से हम किस है, बैक साइड को देखने में करते हैं। तो उसी को लिखना है कि सर हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य देखने में क्यों वायता देते हैं, यानी कि क्यों इसको वैल्यू देते हैं, क्यों इसको वरीयता देते हैं। तो समझना है इसको, क्वेश्चन किस टाइप का पूछा आपको आंसर इसी टाइप का देना है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण को पश्च यानी कि पश्च दृश्य दर्पण के रूप में इसलिए वरीयता देते हैं क्योंकि वे सदैव किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है, तो वह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि उत्तल दर्पण जो है वो सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इनका दृष्टि इसका जो क्षेत्र होता है, इसका जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी अधिक होता है, क्योंकि ये बाहर की ओर क्या होते हैं, वक्रित होते हैं, यानी कि गोला होते हैं, ठीक है। तो सर 10वां नंबर का ऑब्वियसली आपको आई होप कि सर आपको बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके अपने आप में एक डिमांड वाला प्रश्न है कि सर उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। अब इस सारी लेंस क्यों कहा जाता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हर हाल में याद कर लेना है। आप ही लोग के मैं बदौलत में इस वीडियो को लाया हूँ, तो इसे बहुत प्यार दीजिए और इस वीडियो को पूरा तन मन धन से शेयर कर दीजिए। इसको आपसे वादा करते हैं, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। उत्तल लेंस को अभी सारी लेंस क्योंकि मैं 40 क्वेश्चंस जो बताऊंगा, 40 क्वेश्चंस में ही आपका 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। यदि आपका चैप्टर 1-2 से कोई भी सवाल पूछे तो इसी पीडीएफ से आपके एग्जाम में रहेंगे, ये मुझे पूरी विश्वास है। तो उत्तल लेंस को अभी साइलेंस क्यों कहते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास 1 घंटा समय है, तो आप ज़िंदगी को कोई भी जंग हो उस जंग में आप लोग जीत सकते हैं, बस मेरे साथ दीजिए। तो सर उत्तल लेंस के द्वारा क्या था, तो उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें
क्या होते हैं, अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है। यानी कि समझ लीजिए कोई उत्तल लेंस है, वो आपतित समांतर किरणें के द्वारा क्या बनता है, एक बिंदु पर मिलती है। यानी कि उत्तल लेंस प्रकाश के किस तरह, तो समांतर किरणों को अवसरित करता है। यानी कि उत्तल लेंस जो है ना, वो सर प्रकाश की कौन किरणों को, तो सर समांतर किरणों क्या करता है, अभिसारित करता है। अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण क्या कहते हैं हम लोग, अभिसारी लेंस कहते हैं। एक बार पढ़ना है, आपका मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये अपने आप में एक डिमांड वाला प्रश्न है सभी बोर्ड एग्जाम में कि सर उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। यानी कि अंतर लिखिए, यानी कि डिफरेंस क्या है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। यहाँ से आपका 2 सवाल पूछता है, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। एक पूछा जाता है कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर। तो जस्ट इसी का क्या होता है, अपोजिट होता है, लेकिन थोड़ा समझने पड़ता है कि अवतल दर्पण में आपको लिखना है मेरे बउआ कि सर इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर धंसा हुआ होता है ना, समझे। अब देखिए, तुम जब खाना खाएगा तो सर पेट फूल जाएगा। आप खाना खाइएगा तो पेट फूल जाएगा। मैं कई वीडियो में बताया हूँ, पिछले साल का वीडियो में देखिएगा तो बहुत अच्छा से लाइक भी किया था कि मैं अपना टिक लाया हूँ ये कि कोई खाना खाएगा तो इसका पेट फूल जाएगा। यानी कि ये क्या हो गया, उत्तल। क्यों सर, देखिए खाना खाया तो ये सर क्या ऊपर क्या है, ऊपर वो उगा हुआ यानी कि उभरा हुआ है, यानी कि उभरा हुआ है, यानी कि उत्तल। और जो खाना नहीं खाएगा वो धस जाएगा। यानी कि देखिए धस गया ना, देखिए इधर से धस गया, इधर से धस गया, तो ये क्या हो गया, अवतल हो गया। तो यही आपको बताया गया है कि अवतल दर्पण में जो चमकीला तल होता है ये अंदर क्या होता है, अंदर क्या होता है, नीचा, यानी कि इस तरह रहता है, यानी कि धसा हुआ रहता है। समझ में आया बात को, बिल्कुल समझ में आएगा। और इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर यानी कि उभरा हुआ होता है। देखिए बताया ना भी, उभरा हुआ होता है। जस्ट क्लियर, पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर। दूसरा कि सर इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। क्या बोले बाबू हम, कि इसमें जो वास्तविक यानी कि रियल इमेज जो बनता है और एक वर्चुअल इमेज जो बनता है वो प्रतिबिंब बनता है, और इसे आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी कि समझ लीजिए अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और आभासी प्रकार के, दोनों प्रकार के भी होते हैं। अब पता है कि सर जो प्रतिबिंब होता है 2 प्रकार का होता है, एक तो रियल यानी कि वास्तविक और दूसरा होता है वर्चुअल यानी कि काल्पनिक और आभासी दोनों, ठीक है। तो सर अवतल दर्पण में दोनों बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि ये सर सीधा सदैव देता है यानी कि प्रतिबिंब देता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, चलिए इसी की साइड जगह है स्पेस, तो इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है। यानी कि देख लीजिए अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा और सीधा दोनों बनेगा, लेकिन उत्तल दर्पण में जो है वो सीधा प्रतिबिंब ही सिर्फ बनेगा। और चौथा पॉइंट क्या है कि सर इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार का तीनों प्रकार का बनता है, लेकिन इसमें उत्तल दर्पण का छोटा सिर्फ प्रतिबिंब बनता है। आई होप कि सर आपको 2 नंबर यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। और ये नंबर आपका किस नंबर का प्रश्न था बुआ, ये नंबर आपका है सर 11वां नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तो आपको आई होप कि सर आपको, चलिए 12वां नंबर का प्रश्न था, ठीक है। और यहाँ से मैंने बताया ना भाई, सर पूछेगा तो पूछेगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस में, तो बस जस्ट इसे लिखना है कि उत्तल लेंस जो होता है, ये उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों में क्या होता है, पतला होता है, पतला। नहीं समझे, ये मैंने बताया ना उत्तल लेंस मतलब क्या, खाना खाया तो खाना खाने वाला चित्र बना दीजिए इस तरह। अब लिख लीजिए कि उत्तल लेंस बीच में मोटा, देखिए बीच में मोटा है और जो किनारे में क्या पतला है। जस्ट अपोजिट साइड अवतल दर्पण में जब तुम खाना नहीं खाएगा तो ये पेट धंस जाएगा, तो यानी कि बीच में ही पतला और किनारों में ही मोटा। समझ में आया बउआ, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, समझ में। तो पहला पॉइंट यहाँ से भी क्लियर हो चुका होगा। अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं उत्तल लेंस में, लेकिन अवतल लेंस में अक्षर छोटे आकार के। यही कारण है तो हम लोग, कोई आदमी देखिएगा, कोई आदमी चश्मा पहनता है तो किस दर्पण का प्रयोग करता है, मतलब किस लेंस का उपयोग करता है, अवतल लेंस का नहीं खे, अवतल लेंस का उपयोग नहीं करेगा। क्योंकि सर ये छोटे आकार का दिखाई देता है कोई, और यही कारण है कि कोई आदमी जो चश्मा लेता है काहे लेता है, इसको बड़ा देखने के लिए या छोटा देखने के लिए, तो किसको सर बड़ा देखने के लिए। तो सर आपको पता हो गया, तो यहाँ से कन्फर्म हो गया कि उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग बड़े अक्षरों के रूप में करते हैं और अवतल लेंस का उपयोग हम लोग छोटे अक्षरों के रूप में करते हैं, ठीक है। यानी और फिर देखिए प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, यानी कि उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश की जो किरण आता है ना उसको एक बिंदु पर ही स्टोर कर लेता है,
लेकिन अवतल जो है वो सर प्रकाश किरणों क्या करता है, जाओ बोलता है तुम इधर भागो, क्या करता है इधर, यानी कि छिड़िया देता है। तो तीसरा पॉइंट भी अब क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनता है, यानी कि रियल बनेगा, वर्चुअल बनेगा तथा अपोजिट बनेगा। लेकिन वस्तु और अवतल में जो बनेगा ये वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। आई होप की और 2 पॉइंट और है तो लिख लीजिए कि लेंस को बाईं तरफ, यानी कि लेंस को किस दर्पण में, तो उत्तल लेंस में, क्योंकि लेंस को बाईं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब दाईं तरफ बनती है। लेकिन अवतल में क्या होता है कि लेंस को बाईं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब भी बाईं तरफ ही घटेगा, यानी कि बनेगा, ठीक है। और इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। आपको पता है कि उत्तल का जो फोकस दूरी वो धनात्मक होता है, लेकिन अवतल का जो फोकस दूरी है वो क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक होता है। आई होप कि सर आपको 100% समझ में आ चुका होगा। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर करें, यानी कि वास्तविक और आभासी, यानी कि मैंने बताया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं 100%। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग क्या, जो यानी कि कोई पर्दा है उसमें उतारा जा सकता है, ठीक है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या बनता है, उल्टा बनता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, सीधा बनता है। तीसरा पॉइंट कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण क्या बनता है, आगे बनता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समझ में आया? याद कर लेना है बुआ, आपके एग्जाम में ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना इस वीडियो को देख लो, आपका चैप्टर 1, 2 दोनों खत्म हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। बोलिएगा सर क्या प्रूव है कि नहीं आएगा, तो अब मैंने पिछले साल बताया इससे बाहर नहीं आएगा, और इस साल मैंने बताएगा तो इस साल बाहर नहीं आएगा, मुझे उम्मीद है। प्रकाश का परावर्तन मैंने 12 बता दिया है, ठीक है। इसके नियमों को लिखे तो फिर एक बार लिख लीजिए। देखिए यहाँ अच्छा से जो मैंने बताया था वही है। देखिए बताया ना कि जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और उदय से यानी कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब एक ही तिलों पर होता है, और आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। इसका यहाँ नोट है, नोट डाउन कर लीजिए, मैं ये नहीं बताऊंगा। यानी कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण और विलंब के बीच को परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसी को आपको ये कुछ ज़्यादा आपको नॉलेज चाहिए तो ये आप इस वीडियो को इसको यहाँ तक देख लीजिए, बस पॉइंट है, ठीक है। ऐसा PDF बनाया गया कि सर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। प्रकाश का परिकर्णन से आप क्या समझते हैं, समझ लीजिए। प्रकाश का परिकर्णन यानी कि प्रकाश का परिकर्णन क्या है, तो लिखिए कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। अरे बउआ, मान लीजिए कि जब कोई सूर्य प्रकाश किसी वायुमंडल से गुजरता है, आपको पता है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से किसी गुजरेगा तो जानते हैं ना आपकी वायुमंडल में बहुत देखिए छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं। तो जब कोई सूक्ष्म रहेगा तो उसके द्वारा क्या होगा, देखिए प्रकाश क्या होता है, टकराता है, नहीं टकराएगा। देखिए आप समझ लीजिए यहाँ क्या है, यहाँ है मेला लग रहा है, ये कोई जगह है, इसमें मेला लग रहा है। अरे मेला में बहुत आदमी भीड़ रहता है, ये आदमी है, यानी कि ये आदमी है, ये आदमी मेला में जाएगा तो क्या कोई आदमी में नहीं सटेगा, सटेगा है, यानी कि सटेगा तो ये बिखर जाएगा। तो समझ लीजिए कि जब सूर्य प्रकाश किसी वायुमंडल से गुजरेगा तो वायुमंडल में छोटे छोटे कण द्वारा क्या होता है, ये क्या होता है, तो ये फैल जाता है, और इसी फैलने के कारण ये प्रकाश का परिकिरण होता है। सूर्य के प्रकाश के परिकरण के कारण का ये आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। कि सूर्य आपको पूछेगा कि सर प्रकाश यानी आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन से कि सर आकाश का रंग नीला किसके दिखाई देना देता है, तो आपको बोलिएगा कि सर आकाश का नीला रंग सर प्रकाश है किसके द्वारा, तो प्रकाश का परिकरण द्वारा ये दिखाई देता है। 16 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए बहुत तेज़ है आप लोग, ठीक है। बस आप लोग को सपोर्ट जरूरत है, 3 सब्सक्राइब के लिए आप लोग सपोर्ट कीजिए। प्रकाश के अपवर्तन नियम को लिखे, तो क्या लिखना है, अपवर्तन नियम, तो लिख लीजिए कि सर प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहता है। वेरी शॉर्ट आंसर है और नंबर मिलेगा गड़गड़ा के। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल पर होता है। दूसरा कि प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का मान क्या होता है, अनुपात में, यानी कि निश्चित होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। इसे हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। इसके नीचे ये जो पॉइंट दिए ना, दूसरा नीचे इसके नीचे लिख देना है, मैं छोड़ दिया हूँ, लिख देना है sin i/sin r, ठीक है।
बस कंप्लीट हो गया आपका। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि सर अपवर्तनांक को परिभाषित करें, यानी कि अपवर्तनांक। आपको पता है कि सर अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से स्विच करते हैं, ठीक है, म्यू से। आगे मैं बताऊंगा। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, आपको पता है कि और हीरे का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है, तो बताना है वो आपको कि अपवर्तनांक किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू की परिभाषा निर्वात में प्रकाश सी और इस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात के रूप में दी गई है। आपको बताता हूँ फिर से। अपवर्तनांक किसी माध्यम में अपवर्तनांक की परिभाषा निर्वात में प्रकाश और इस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात में रोक दी गई है, ठीक है। मैं समझा देता हूँ एक बार फिर से। तो हवा में प्रकाश के वेग की अपेक्षा हीरे में प्रकाश का वेग कम होता है, यानी कि हवा में प्रकाश की अपेक्षा ना हीरे का जो प्रकाश होता है उसमें वेग कम होता है। अतः हवा से चलने वाली प्रकाशीय किरण हीरा में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है। और समझ लीजिए हीरा का अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश का वेग बटे हीरा में प्रकाश का वेग। और इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये आ जाता है। इसको अभी नहीं लिखना है, बस आपको जो पूछा गया था ये लिखना है। मैंने अधिक जो बच्चे ज़्यादा पढ़ने में तेज होते हैं इसके लिए है, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाते, क्यों सर? यानी कि देख लीजिए, आप समझ लीजिए कोई आँख है, ये आपका आँख है, जहाँ आँख है आपका और और यहाँ कोई वस्तु आपको देखिए सटा के देखेगा, आप नहीं देख पाइएगा। लेकिन यही वस्तु को थोड़ा सा आप दूर में, यानी कि 25 सेंटीमीटर से दूर से देखिएगा तो आप देख लीजिएगा। लेकिन यही आँख के आप एकदम आँख के सामने, यानी कि आँख को एकदम देखिए सटा के आप कोई वस्तु को देखना चाहेंगे तो नहीं देख सकते। आप महसूस के देखिए, आप कॉपी उठाइए, जहाँ पर अभी वीडियो मेरा देख रहे हैं ना, आप कॉपी उठाइए और देखिए कि सर हम देख पाते हैं कि नहीं। यही आप 25 सेंटीमीटर दूर से देखिएगा तो आप देख पाते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इसका लिखना है कि सर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखते हैं, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम निकट रखी वस्तु को हम लोग प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है। आप मैं समझाता हूँ क्या नहीं बनता है। कोई आँख है, कोई आँख पर क्या होता है, इसके नीचे क्या होता है, रेटिना होता है। तो रेटिना पर स्पष्ट जब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो वस्तु को हम कैसे देख सकते हैं। यानी कि यही यहाँ लिखा गया है कि सर 25 सेंटीमीटर से कम निकट वस्तु को हम लोग इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि सर दृष्टिपटल पर रूप से नहीं बनता है, ठीक है। तो यही, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग इसी का नाम, दूसरा नाम रेटिना, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को देख लीजिए। और 20वां नंबर क्वेश्चन है कि सर समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति कैसी होती है। आपको पता है कि सर समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है, लेकिन यहाँ बताया, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि सर समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है का साइज और प्रकृति कैसी होती है। तो लिखना है आपको। चलिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब समान साइज होता है, यानी कि बिंब जो होता है, बिंब के समान प्रतिबिंब का साइज होता है, यानी कि कोई प्रतिबिंब का जो समान प्रतिबिंब होता है उसके समान होता है। फिर क्या बता रहा है कि सर प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। और काल्पनिक जो होती है वो प्रतिबिंब बनता है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किसमें सर, समतल दर्पण में। 21वां नंबर, एक समतल दर्पण में, देखिए, एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाई क्रिया को लिखिए। यानी समझिएगा मेरे बउआ, 21वां नंबर मोस्ट भी भी आई है कि सर एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की क्रिया को दिखाइए। तो सर समतल दर्पण ही देखिए, समझ, आपको पता है कि सर समतल दर्पण का इंग्लिश होता है प्लेन मिरर। आप बात से समझ लीजिए कि वर्ड मतलब क्या है, समतल मतलब प्लेन। तो आपको लिख देना है, तो बनाना है चित्र। ये समतल एरिया है, इस पर कोई वस्तु है, ठीक है, यानी कि ये समतल सतह है। ये प्रकाश अपवर्तन दर्पण जो हो रहा है इसको लिख लीजिएगा एक बार। इधर से प्रकाश आ रहा है, फिर उधर से माध्यम लौट रहा है, फिर इधर से आ रहा है, फिर इधर से आ रहा है। ये हो गया प्रिज्म हो गया। इसको एक बार आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये समतल दर्पण का चित्र है। आपको लिख के एक कट्टी यहाँ नीचे लिख देना है कि सर चित्र एक ही बिंदु पर वस्तु आभासी प्रतिबिंब बनता है। एक असमतल दूरी बराबर एक समतल दूरी पर दूरी होता है। बस आपको 2 नंबर मिलेगा। ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है सर कैसे होगा नहीं होगा, ये सब आपको टेंशन नहीं लेना। ये सब एग्जामिनर चेक करने वाला आपको इसको खुद पता है कि सर हमको क्या लिखना है। एग्जामिनर इसको आंसर पता नहीं होता है, इसको बोर्ड के द्वारा एक दे दिया जाता है पेपर। पेपर में लिखल रहता है कि बचवा ऐसा चित्र बनाया होगा तो इसको 2 नंबर दे देना है। मास्टर को थोड़ी लूर है, तो मास्टर को तो सब मानुस है, यानी कि आदि मानुस है। ये सब पढ़ा थोड़ी रहता है मास्टर। सब एग्जामिनर जो होता है सब पढ़ा नहीं रहता है। इसको उठो हाथ में थमा देता है कि लो इसको देख के सही होगा तो सही देना, गलत होगा तो गलत होगा। तो ये बोर्ड के द्वारा ये चित्र बनाया गया, यानी कि बोर्ड में NCERT में यही चित्र दिया गया है। तो आप 100% आपको श्योर इसको लिखना है।
सोचने वाली बात क्या है, गोल दर्पण द्वारा सूर्य के प्रकाश में किसी कागज़ के, यानी देखिए कागज़ का जो कतरन होता है ना, यानी कागज़ का जो टुकड़ा होता है वो कैसे जलाया जा सकता है। क्वेश्चन को नहीं समझे। गोले दर्पण द्वारा सूर्य प्रकाश में किसी कागज़ को कैसे इसको राख कर सकते हैं, यानी कि जला सकते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है एक बार 2011 की 1998 में पूछा गया, जब 1998 नहीं 2001 में पूछा गया है। ठीक है, तो देख लीजिए इसको क्या लिखना है। गोलीय अवतल दर्पण के परावर्तक सतह को सूर्य से आने वाली किरण के सामने रखा जाता है। क्या नहीं समझे, गोलीय अवतल दर्पण के परावर्तक सतह को सूर्य से आने वाली किरणों के सामने रखा जाता है। सूर्य से चलने वाली समांतर किरणें दर्पण से परावर्तित होकर फोकस पर अवसरित होती है। अगर अवतल दर्पण के फोकस पर कागज़ के कतरन रख दिए जाए तो यह जल उठता है, क्योंकि समांतर किरणें एक बिंदु पर अवसरित होती है और काफ़ी स्मोक उत्पन्न करता है, इसलिए कागज़ क्या होता है, जल जाता है। एक बार पढ़ लीजिएगा, आई होप कि सर मुझे विश्वास एक समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रकाश क्या है, तो सर प्रकाश भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रकाश एक ऐसा उत्सर्जक यानी यंत्र है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो यहाँ जो किताबी भाषा है लिख लीजिए, किताबी भाषा नहीं मेरा अपना सेंटेंस है, लिख लीजिए ये क्या है, ये पीडीएफ तो मान लीजिए किताबी ये नहीं हुआ, चलिए तो मानिए इसको। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वस्तु को दृश्यमान बनाता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है और वह प्रकाश हमारी आंखों द्वारा ग्रहण करती है, तब हमें वस्तु को देखने योग्य बनाता है। चलिए ज़्यादा इसको हिंदी पढ़ना नहीं है। प्रकाशीय घनत्व क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सर। प्रकाशीय घनत्व क्या है, तो लिखना है कि जब प्रकाश घनत्व का एक निश्चित क्या होता है, प्रकाश घनत्व का एक निश्चित संप्रकार्थक होता है, यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है वह सघन माध्यम होता है, अन्यथा वह विरल माध्यम होगा। और विरल माध्यम प्रकाश किरण माध्यम सघन माध्यम से प्रवेश करती है और यह विलंब की ओर मुड़ जाती है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में वर्तित होगी तो यह विलंब से क्या होता है, दूर हटता है। आपको ऐसा ज़्यादा लिखना है, बस लिखना है कि सर जब विरल माध्यम से प्रकाश किस विधम में, तो सघन माध्यम में जाएगा ना, तो अविलंब से दूर उठ जाए, अविलंब से और मुड़ जाती है। ठीक है, और जब सघन से विरल जाएगा तो यह विलंब से दूर हट जाती है। आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है सर, आभासी प्रतिबिंब क्या है, यानी कि आभासी देखिए एक होता है आपका रियल इमेज, यानी कि हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है यानी कि देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है समझिए, किसी स्रोत से आने वाले प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद, यानी कि कोई प्रकाश का किरणें आ रहे हैं वो कभी परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा, इस बिंदु पर नहीं मिलता है। यानी कि जब किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलता है, बल्कि परावर्तित अथवा अपवर्तित किरणों को पीछे जब हम लोग बढ़ाएंगे तो एक बिंदु पर मिलता है। यानी कि समझ लीजिए हम आगे बढ़ाएंगे सर प्रतिबिंब नहीं कटेगा, लेकिन यही प्रतिबिंब यही वस्तु को हम लोग जब पीछे करेंगे तो ये वस्तु कट सकता है। तो यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा और पर्दे पर लेना क्या होता है, असंभव। यानी कि इस वस्तु को हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते। एक बार पढ़ लीजिएगा, आप लोग को सर समझ में आ जाएगा। ठीक है, 26वां नंबर क्या है, इसी का जस्ट अपोजिट वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज। तो समझिएगा, यानी कि कोई वस्तु को बढ़ाने पर आगे की ओर जो कट जाए वो सर वास्तविक होता है। समझ लीजिए कि यहाँ तो सर किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे और पर्दे पर आसानी से लिया जा सकता है और हमारा नेत्र रेटिना और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। बस इसी का अपोजिट था, लिख लेना है। ठीक है, 27वां नंबर प्रश्न है सर, गोले दर्पण द्वारा परावर्तन के नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाए। यानी कि गोले दर्पण द्वारा परावर्तन के नए चिन्ह परिपाटी, यानी समझिए जो आपका जो दर्पण होता है ना उसको परावर्तन के लिए जो नई कार्तीय चिन्ह पाटी है उसको दर्शाना है। तो पहला पॉइंट लिखना है कि सर बिंब जो होता है वो सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, और इसका अर्थ है कि सर दर्पण पर प्रतिबिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। दूसरा पॉइंट है कि सर मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण से ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव मतलब होता है पोल। ठीक है, कोई भी वस्तु है उसके मुख्य अक्ष के समांतर जब मापेंगे तो वो ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट कि सर मूल बिंदु के दाईं ओर यानी कि एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है, जबकि मूल बिंदु से बाईं ओर एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां क्या मानी जाती है, तो ऋणात्मक मानी जाती है। ठीक है,
आई होप कि सर आपको समझ में आ गया होगा। 28वां नंबर प्रश्न देखिए। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को छूकर एवं बिना छुए किससे पहचान करेंगे। मैंने बताया था कि अवतल दर्पण को कभी छूकर या एक बार बिना छूकर कैसे पहचान करेंगे कि यह अवतल है या उत्तल है या समतल है। तो लिखना है आपको कि सर अवतल दर्पण को जब हम लोग छू देने पर पता चलता है कि इसका परावर्तक सतह क्या होता है, नत होता है, यानी कि उभरा हुआ होता है। ठीक है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ, देखिए मैंने बताया भी कि उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह हुआ क्या होता है, उभरा होता है। इसके बाद समतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है। तीनों दर्पणों के फोकस के भीतर एक वस्तु पिन को बारी बारी से रखा जाता है। जिस दर्पण में वस्तु पिन का प्रतिबिंब आभासी सीधा और बड़ा दिखाई पड़े तो वह अवतल होगा। जिस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा छोटा दिखाई दे तो वह उत्तल होगा। और जिस दर्पण का वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु के आकार के बराबर तो वह क्या होगा, समतल होगा। यहाँ से आपको यहाँ तक याद कर लेना है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। 29वां नंबर प्रश्न कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। आपको पता है कि लेंस 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, यानी उत्तल लेंस और अवतल। ठीक है। अवतल लेंस यानी कि मुख्यतः 2 लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इस तरह तो आप बोलिएगा तो 4 प्रकार के भी होते हैं, बायोफोकल लेंस होता है, ये सब भी होता है, लेकिन आपको सीधा लिखना है कि उत्तल लेंस अवतल लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल में जो होता है वो सिर्फ क्या आता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और ये आपको सर अंतर में आपको मैंने बताया था अभी जस्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 30वां नंबर। इस वीडियो में 40 प्रश्न है, 40 प्रश्न को हर हालत में देखना है। ठीक है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं चलिए, लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, हम लोग इसे स्विच करते हैं डी से। ठीक है, डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता इसे कहते हैं। तो लिखना है आपको कि जब लेंस द्वारा प्रकाश किरणें के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है, तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में वही होती है। मैंने बताया अभी, तो किसी लेंस के द्वारा जो प्रकाश होता है उसको अभिसरण या अपसरण करने पर उसकी क्षमता कही जाती है, यानी कि क्षमता कही जाती है। तो लेंस को क्षमता डायोप्टर मापी जाती है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता, उसकी फोकस दूरी कितनी होती है, 1 मीटर होती है। समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। अगला उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या लिखना है, सचित्र वर्णन करना है, यानी कि उत्तल लेंस का भी चित्र बनाना है और अवतल लेंस का भी चित्र बनाना है। ठीक है। और इसका क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो मैंने बताया था अभी, देखिए मैंने बता दी कि उत्तल लेंस का चित्र ये होता है, यानी कि आप खाना खाइएगा तो पेट फूल जाएगा, और अवतल यानी कि पेट जो क्या होता है इसका अंदर की ओर धंसा होता है। ठीक है, समझ लीजिए। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इसको हर हाल में याद कर लीजिए। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन अवतल में सिर्फ आभासी बनता है। ठीक है। उत्तल लेंस को देखिए, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, लेकिन अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। लेकिन दर्पण में, यहाँ से आपको सर बहुत बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, मैं बता देता हूँ। जब भी पूछेगा दर्पण में उत्तल को क्या कहते हैं, तो दर्पण में उत्तल को हम लोग कहते हैं अपसारी कहते हैं। ठीक है। लेकिन लेंस में कहेगा, यानी कि लेंस में जब कहेगा उत्तल को क्या कहते हैं तो बोलिएगा अभिसारी। इसमें क्या समझे आप, यहाँ से बहुत बच्चे 100% बच्चा फंस जाते हैं कि सर दर्पण जो होता है, दर्पण में उत्तल लेंस को हम लोग अपसारी कहते हैं, यानी कि अपसारी। और लेंस में यही उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। बात समझ में आई। और फिर वही का फिर दर्पण में यदि अवतल हो, यानी कि दर्पण में अवतल हो तो हम लोग कहेंगे क्या, अभिसारी, यानी कि जस्ट इसका उल्टा। और यदि लेंस में हम लोग अवतल हो तो लेंस में हम लोग अपसारी कहते हैं। देखिए लेंस में अवतल है तो अपसारी लिखा होगा, देख लीजिए। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं बिल्कुल, और लेकिन अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं बिल्कुल, मैंने बताया अभी। और ये आपका चित्र है, चित्र को मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, इसको हर हाल में इसको थोड़ा सा याद करके देख लीजिए। ठीक है। वीडियो लंबा हो गया कोई बात नहीं, लेकिन हर हाल में उसको याद कर लेना है। ठीक है। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं बताइए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश लेंस के दोनों ओर से होकर होता है, यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश लेंस के दोनों ओर से होकर जा सकता है,
यथा यही कारण है कि प्रत्येक लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, लेंस के दोनों एक एक फोकस होते हैं। ठीक है, समझे? बस आपको लिखना है कि लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं, बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन की सर कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? पूछ देगा एग्जाम में 2 नंबर का, सभी प्रश्न 2 नंबर का, शॉर्ट टाइप। दीर्घ प्रश्न चाहिए तो जिसने पूरा दीर्घ प्रश्न यानी कि 5 नंबर वाला प्रश्न चाहिए तो कम से कम इस वीडियो को पूरा शेयर करना है। कम से कम इस वीडियो पर हमको 500 भेजाना जरूरी है। उत्तल लेंस और वास्तविक और आभासी दो प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस जो होता है ना, मैंने बताया था उत्तल लेंस हमेशा वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाएगा। जब बीम फोकस के बाहर हो तो लेंस वास्तविक प्रतिबिंब, और जब बीम फोकस के भीतर हो तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। समझ लीजिए कि जब बीम जो है ना वो फोकस के बाहर हो तो लेंस वास्तविक बनाएगा, और वही जब प्रतिबिंब फोकस के भीतर हो तो वो आभासी बनाएगा, यानी कि वर्चुअल बनाएगा। ठीक है, फिर देखिए 34 का एडिशन, बिना स्पर्श के यानी कि बिना हम छुए उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की वृत्ताकार प्लेट की पहचान कैसे करेंगे? तो मैंने बताया था जब वस्तु का आकार छोटा हो तो यह अवतल होता है। देख लीजिए, दोनों तरह के लेंसों और कांचों की प्लेट को बारी ब्रश से अपने हाथ से पकड़कर किसी पुस्तक के छपे पृष्ठ के निकट लाते हैं और इनमें होकर छपे अक्षर को देखते हैं। तो यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई दे, मैंने बताया था जब भी वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देगा तो यह उत्तल होगा, जब भी वास्तविक आकार का जो वह छोटा दिखाई देगा तो वह अवतल होगा, याद करना। और जब भी वास्तविक आकार बराबर दिखाई दे तो वह कांच यानी कि वृत्ताकार प्लेट होगी। ठीक है, आपको सीधा बात जानना है कि सर जब भी वस्तु का आकार बड़ा दिखाई दे तो उत्तल होता है, इनकी कॉन्वेक्स होता है, और जब भी वास्तविक आकार छोटा दिखाई दे तो वह क्या होता है, कौन केब मिरर यानी कि अवतल लेंस होता है, यानी कि मिरर नहीं लेंस, सॉरी। ठीक है, और जब भी बराबर यानी कि सर आपका समतल बार बार दर्पण बोल देते हैं, सॉरी, तो समतल हो तो वो क्या होता है, वास्तविक आकार का बराबर दिखाई दो तो वह कांच का एक प्लेट यानी कि समतल होता है। आई होप कि सर 34 का राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन अपने आप में डिमांड है कि सर सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई देता है आपको? इसका मतलब हुआ हिंदी में, जब भी सूर्य भगवान उगेगा तो ये हल्का लाल दिखाई देता है, पूरा लाल ही दिखाई देता है। और जब भी सूर्य भगवान जब अपनी अस्त होगा यानी कि सूर्यास्त जब होगा, यानी कि जब इसका शाम के बेरा में जब वो जाता है, डूब जाता है, तब भी वो देखिएगा लाल ही दिखाई देता है। इसका कारण क्या? ये 2 नंबर में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, मैं यहाँ डेट लिखना भुला गया, कोई बात नहीं। तो सर क्षैतिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा परिकर्णित हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्र तक पहुँचने वाला है। आपको इतना लिखना है बस। मैं अपने भाषा में बता देता हूँ कि लाल रंग का जो वेवलेंथ यानी कि लाल रंग का जो विचलन होता है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन लाल रंग का जो वेवलेंथ होता है यानी कि धैर्य होता है ना, कि जो इसका क्या समझ है, इसका वेवलेंथ जो लिखा है ना, क्षैतिज के समीप नीले तक कम जो होता है वो प्रकाश के अधिकांश भाग कणों द्वारा परिकर्णित होता है, इसलिए हमारे नेत्र तक पहुंच जाता है। यानी कि लाल रंग का जो रंग होता है ना वो हमारे आंखों तक आसानी से पहुंच सकता है। वो लाल रंग कभी विचलित नहीं होता, लाल रंग जो कभी विचलित नहीं होता है, वो इसका जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्या होता है, लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन जो है देखिए 36 नंबर का राइट आंसर क्या हुआ? 1 घंटा का वीडियो हो चुका है, कोई बात नहीं, जितना हो सके हर हाल में इसको लिख लेना है। तो अवतल लेंस को अपसाई लेंस क्यों कहते हैं समझिए। बोलते बोलते पूरा गला बैठ गया, कोई बात नहीं। अवतल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश की किरणें आपतन के बाद, यानी कि अवतल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश की किरणें जो होता है ना वो आपतन के बाद आपतित होकर यानी कि अपवर्तित होकर आपस में फैलती जाती है। यानी कि समझिएगा, अवतल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद अपवर्तित होकर आपस में फैलती जाती है, यानी कि अवतल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को क्या करता है, अपसारित करें। यानी कि अवतल लेंस जो है ना, वो अवतल लेंस जो होता है वो सब प्रकाश के समांतर किरणों को क्या करता है, अपसारित करता है। और जो अपसारित करेगा वो अवतल लेंस को इसी गुण के कारण क्या होगा, वो अपसाई लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन तो आपको पूछा नहीं गया कि कौन हिरण क्या है, तो जान लीजिए कि हिरण क्या है। किरण तो प्रकाश के बिंदु पथ को किरण कहते हैं। सीधा, जस्ट, एग्जैक्टली, मोस्ट
आपका सेंटेंस एक ही शब्द में कि सर प्रकाश के बिंदु पथ को किरण कहते हैं, जिस बिंदु से प्रकाश गुजरेगा उसी को किरण कहते हैं। तो जो किरण जो होता है वो 3 प्रकार के, संश्रित किरण पुंज, अपसृत किरण पुंज और समांतर किरण पुंज, ठीक है। बस आपको इतना जानना है, ये इतना नहीं लिखना है यार, ये पूछा भी नहीं जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए, पार्श्विक यानी कि पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? अथवा कांच की आयताकार झिल्ली में अपवर्तन के बाद 2 किरणों को दिखावें, तो क्या लिखना है सर? किसी स्लेब से होकर गुजरने वाली, क्या है? किसी स्लेब से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण के एक दूसरे के समांतर होती है। यानी कि आपको कोई प्रकाश किरण जब किसी स्लेब, कोई स्लेब होता है, देखिए स्लेब है, जब स्लेब में गुजरेगा तो आपतित किरण जो होता है ना वो निर्गत कोण के समांतर हो जाता है। तो इन्हीं दोनों के बीच के लंबवत दूरी को हम लोग पार्श्विक यानी कि पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान लगा के इस चित्र को अपने माइंड मैप के द्वारा बैठा देना है। ये पार्श्विक विस्थापन, ये कांच का स्लेब, या निर्गत कोण, या आपतित कोण, ठीक है। बस 2 नंबर का समाप्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है परावर्तन विवर्तन क्या है, तो यही क्वेश्चन से 99 की देखिए क्या है विवर्तन। तो विवर्तन क्या है, तो लिखना है कि यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी यानी कि पारदर्शी नहीं, जिससे वस्तु पार नहीं उसके, उसे अपारदर्शी कहते हैं। कि यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय क्या होता है, किनारों में मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। तो इसी प्रभाव को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। बस 2 बार से 3 बार याद कर लेना है माय डियर। पीडीएफ तो लेना जरूरी है, पीडीएफ ले लीजिए, सारा तकलीफ दूर। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोल लेंस में आवर्धन किस प्रकार बदलता है? बताइए मेरे माय डियर कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी यानी कि नई कार्तीय चिन्ह पाटी मैंने बताया था पिछले आंसर में। तो इसके अंदर गोल लेंस में आवर्धन किस प्रकार बदलता है, यानी कि आवर्धन किस बदलता है, लिखना है किसी उत्तल लेंस के प्रकाश में आवर्धन जब प्रतिबिंब आभासी होता है तब जो आपका जो प्लस जो प्रतिबिंब बनता है यानी कि वास्तविक होता है तो वह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और किसी अवतल लेंस के प्रकरण में आवर्धन अवतल लेंस और सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। आपको पता है कि मैंने बार बता रहा हूँ कि उत्तल दोनों प्रकार के प्रतिबिंब को डाइवर्स करता है, लेकिन अवतल एक ही प्रकार के करता है। एक बार पढ़ लीजिएगा, आपका सारा देख लीजिए। 2 क्वेश्चन हो रहे हैं कि सर प्रधान फोकस और फोकस में क्या अंतर है, तो समझ लीजिए कि सर प्रधान फोकस दर्पण के प्रधान अक्ष पर पाया जाता है, लेकिन प्रकाश की समांतर यानी कि प्रकाश की समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद एक बिंदु पर क्या होता है, फोकसित होता है। तो यही बिंदु फोकस कहलाता है। यह जरूरी नहीं है कि फोकस दर्पण में प्रधान अक्ष पर ही हो, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कि सर तारे क्यों, आपका हल्का देखिए, रात को देखिएगा तारे जो होता है, तारे देखिएगा, कभी देखिएगा तारे वहीं पर है, लेकिन कभी कभी देखिएगा कि सर ये तारे वहाँ नहीं होता है, तो तारे क्यों होता है, ठीक है। तो लिखना है आपको, यह जो आपका जो होता है ना, एक जो प्लेट होता है ग्रह, तो ग्रह जो होता है वो तारों की अपेक्षा हमारे बहुत समय होता है। यानी कि ग्रह जो होता है वो सर तारों की अपेक्षा में समय, यानी कि ग्रह जो होता है ना वो सर जो तारे होते हैं वो तारे से निकट ग्रह होता है, ठीक है। तो अतः हमारे इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है, यानी कि हमारे पास इतना पर्याप्त यानी कि बहुत प्रकाश मिलता है कि वायुमंडलीय जो परतें होती है वो सर क्या होती है, घनत्व के अस्थायित्व के प्रभाव के चलते किरणों की संख्या में अपेक्षाकृत कम ही कमी आती है। वे लगभग अस्थायी यानी कि अस्थायी रूप से चमकते दिखाई देते हैं। तारों से चलने वाली किरण वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाली परतों से गुजरने वाली किरण के पथ में विचलन होता है और तारे का प्रकाश विभिन्न क्षणों में अपवर्तित होते हैं। और क्या होते, तारे क्या होते हैं, नज़र आते हैं। तो सर तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो सर तारे आप लोग का टिमटिमाता है। बस 42 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने इतिहास बनाने के लिए आप लोग को ला दिया हूँ और वीडियो अंत हो गया। और वीडियो बताइए कैसा लगा। यदि सर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको सर पढ़ाई अच्छा लगा तो एक बार हमसे कांटेक्ट जरूर कीजिए। आपको 99 में सर ऐसा पीडीएफ देने वाला हूँ और दे रहा हूँ, जो लिया है वो फ़ायदा उठा रहा है। जो लिए हैं बच्चे एक बार कमेंट में बॉक्स कर दीजिएगा और सभी बच्चे को बोल दीजिए कि लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। और एक बात सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब जब तक नहीं कीजिएगा तो सर मोटिवेशन, सब्सक्राइब बहुत कम हो रही है।
आपको सर 3000 सब्सक्राइब पुराना है, 3000 की फैमिली बनाना है इस यूट्यूब चैनल को, स्पार्की एजुकेशन को। और सर भर भर के प्यार देना है और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर देना है मेरे लिए, मेरे मेहनत के लिए। बस 1 घंटा का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू भाई दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। बस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।